एग्ज़ाम दिया होगा या देखा होगा पेपर, अभी जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 2 हफ्ते पहले, तो उस पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे। ठीक, पेपर से पहले लोग बोलते थे कि न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, पेपर हो गया सब लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो। ऐसी एक बुक आती है इंडिया बुक, उसको लोग बोलते थे पढ़ना नहीं है, 1000 पेज की नहीं आती है किसी काम की। इस बार लगभग 25-26 क्वेश्चन 100 में से उसमें से आए हैं, अब लोग पढ़ना शुरू कर दिए। तो मेरा अनुभव आपसे ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिनका कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है कि वो अभी आपको थोड़ा लगे कि इतना लेंथी पेपर मैं क्यों पढ़ूँ, मैं तो मैगज़ीन पढ़ लूँगा। लेकिन आप समझो कि मैगज़ीन जो होती है वो 30 दिन की समरी होती है और अखबार पढ़ रही खबरों का एक कलेक्शन होता है। तो कोई समरी किसी कलेक्शन का कैसे विकल्प हो सकता है ना। मेन बुक तो मेन ही बुक है, और एग्जामिनर कोई समरी तो बनाएगा नहीं, वो तो बनाएगा न्यूज़पेपर से बैठ के। तो हमको न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना ही आपके प्री मेंस इंटरव्यू सब में काम आएगा। अभी और भी क्लासेस आपकी लगेंगी, क्लासेस भी मिलने वाली हैं टाइम में आपको। हम ये देखे थे एक बार स्टैंड बढ़िया, फिर हम काम करें। दूसरा NCERT मैं वापस शुरू कर रहा हूँ, कल से क्लास 6वीं की NCERT हम शुरू करेंगे, ज्योग्राफी और पॉलिटी की। ठीक है ना, एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ेंगे अपन, एक पॉलिटी का एक ज्योग्राफी का। तो क्लास 6 की जो NCERT है वो आप मार्केट से परचेज कर लेना, कोई 20-30 रुपए की मिल जाती है। कौन कौन सी लेंगे, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक, तो ये तो लिख लीजिए, कल लेके आइए, ताकि मैं जब कल करवाऊँगा तो मैं NCERT ओपन करूँगा, एक एक लाइन समझाऊँगा उसकी, और फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊँगा जो इस साल भी आए हैं। इस साल भी 6 क्लास के NCERT से क्वेश्चन आया है। ठीक, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आया है। क्लास 6 की ज्योग्राफी की NCERT से इस साल भी क्वेश्चन है IAS के एग्जाम में। ठीक, PSC में भी है। तो NCERT हम करेंगे, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ठीक, तो कल से आप NCERT लेके आइएगा। अब मैं धीरे धीरे चीज़ बढ़ाऊंगा, तो आपको भी सब NCERT का बेस बनेगा आपका। ठीक, ये जो टॉपिक आप पढ़े अभी आज, एक तो पढ़ा आपने सुबह MPGS, उसका पढ़ा होगा आपने एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा पढ़ा होगा आपने मीन मीडियम मोड वगैरह। इनके लिए NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमी 4 के लिए NCERT रामबाण है। ठीक, इन 4 सेक्शन के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम NCERT से लिंक होके आते हैं। बात समझ में आ गई। तो NCERT पूरा कोर्स पे नहीं करवाऊंगा आपको, आज हम न्यूज़पेपर ले रहे हैं, कल से हम क्लास 6 की NCERT करवाएंगे। ज्योग्राफी और पॉलिटी की जिसका जो मीडियम है वो उस मीडियम में NCERT ले लेगा, हिंदी वाले हिंदी में लेगी, इंग्लिश वाली इंग्लिश में लेगी। ठीक, समझ गए। तो पहले हम लेते हैं न्यूज़पेपर में क्या क्या न्यूज़ है। पहली न्यूज़ तो ये आई है कि आपने सुना होगा कल हाथरस में भगदड़ मच गई, और भगदड़ में 116 लोग मारे गए। ठीक, अब एग्जाम में ये नहीं आएगा कि भगदड़ कहाँ मची या कितने लोग मरे। एग्जाम में कुछ इस प्रकार चीजें आएंगी कि ये भारत में जो भगदड़ आदि होती है इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक, या आपका इंटरव्यू होता मान लीजिए आज, और ये कल घटना होती तो आपसे पूछते कि मान लीजिए भगदड़ मच जाती, आप वहाँ होती तो आप क्या कदम उठाती हैं कि ऐसे घटना ना हो। आप DSP होती या SDM होते, कलेक्टर होते, SP होते, तो आप क्या कदम उठाते कि ऐसी भगदड़ ना हो। तो ये हम पढ़ेंगे अलग से, थोड़ा सा अलग ये है ना। तो ये बस एक दिमाग घटना करनी है कि हाथरस UP में एक भगदड़ मची है, और भगदड़ में 116 लोग मारे गए। क्यों मची भगदड़, क्या कारण है, क्या लगता है, कुछ पता जानकारी है इसके बारे में। हाँ बोलो बोलो बोलो, गलती तो बोलोगे और क्या बोलोगे। हाँ पीछे है, मंदिर नहीं थी, वहाँ पे एक बाबा जी आए थे, वो लोगों को सत्संग करवा रहे थे, और जब बाबा जी जाने लगे तो लोग दौड़ के उनके कदम छूने के लिए कूद पड़े, और उसमें भगदड़ मच गई, और लोग कुचल के मर गए। ठीक, इस टाइम पे जो भगदड़ होती है उसके लिए सबसे बड़ा काम आपको ये करना है, यदि आप ऑफिसर होगे, कि सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कितने लोग इकट्ठे होने की संभावना है। बात समझ आएगी नहीं। जब आपको ये नहीं पता है कि 50,000 लोग आएंगे कि 1 लाख लोग आएंगे तो 10,000 लोग आएंगे, तो आप उसके लिए
प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करेंगे। दूसरा, जिस स्थान पे ये कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे एंट्री और एग्जिट के कितने रूट हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लास अपनी भरी है, 200 बच्चे बैठे हुए हैं और गेट एक ही है, और मान लो कोई घटना हो जाए, आग लग जाए, तो फिर तो भगदड़ मचनी स्वाभाविक है। यदि मल्टीपल गेट हों, 1 2 3 4, तो उस स्थिति में लोग कम मरेंगे, क्योंकि कुछ लोग वहाँ से निकले, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या बताना है, कितने लोग आ रहे हैं और उन लोगों को निकलने और अंदर आने के लिए कितने मार्ग हैं। ठीक, ऐसा तो नहीं है पतली गली है। ठीक, बात समझ आई नहीं। इस तरह के बहुत सारे कदम उठाने चाहिए जब भी कुछ कभी ऐसा कार्यक्रम हो। बात समझ। दूसरा, पर्याप्त पुलिस बल है कि नहीं। मान लीजिए 1 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं, तो कम से कम 1000 पुलिस वाले तो हों, ताकि लोग एक वो कर सकें, मैनेज कर सकें। 100-200 पुलिस वाले होंगे, लोग गोदी लेके जाएंगे उसको। ठीक, बात है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कदम हैं जो इस स्थिति में घटना से पहले होने चाहिए। तो अपन ये देखेंगे कल परसों में द हिंदू में आर्टिकल आएगा कि भगदड़ जो भारत में होती है, आमतौर पे हर बार पर सुनते हैं भगदड़ होगी, लोग मर गए। इसको रोकथाम करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये आपको तैयार करना है मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। समझ गए? क्लियर? ठीक, इस पर शुरू करना है कि भगदड़ यदि होगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना, ऐसी घटना को रोकने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे। तो 2 उपाय तुम्हें दे दिए। पहला, कितने लोग आ रहे हैं, एंट्री और एग्जिट रूट कितने हमारे पास हैं, और कितना पुलिस बल वहाँ मौजूद है। ठीक, जनसंख्या वहाँ जो लोग आए हैं उनकी संख्या के सामने पुलिस बल कितना है, कम तो नहीं है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे अपन नेपाल, हमारा पड़ोसी देश है। ठीक, नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है। देखिए, इंडिया का नक्शा को बनाना चाहिए। ये नेपाल है। ठीक, क्लियर। ये पूरा नक्शा हो गया। अब केवल नेपाल लेता हूं मैं आपको। इस तरह से नेपाल है, और ऊपर क्या है, तिब्बत, चाइना, इधर इंडिया और इधर नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है, एनी आइडिया? हाउ मेनी स्टेट्स शेयर बॉन्ड विथ नेपाल? चलिए उदाहरण देता हूं। एक तो यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड है कि नहीं है? अपना अपना मोबाइल निकालिए, कल से एटलस लेके आइएगा। कल से ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस एक आता है, वो आप मार्केट पर चेक कर लेना, इनके पास है, दिखाना अपना एटलस। हाँ, एटलस लेके आना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी आते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा, भारत के कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, तो ये एटलस आप परचेस कर लीजिएगा। ठीक है ना। और जो भी आपका स्टडी रूम है जहाँ पढ़ते हो, वहाँ पे एक 15-20 रुपए का मैप आता है दीवार चिपकाने का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। कई लोगों ने ले रखा होगा, नहीं ले रखा हो तो ले लीजिएगा। तो आपको जैसे ही कोई कंट्री, जैसे अखबार में कोई कंट्री आए, उसको नक्शे पर ढूंढ टिक लगा देना है। ठीक, और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से देखने हैं। अब हम बात करें नेपाल की। आपके एटलस में 5 राज्य ना, आपके एटलस में पेज नंबर 70 पे ये दिया हुआ नेपाल। ठीक, कौन कौन 5 राज्य हैं? हाँ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक, क्लियर। तो सबसे पहले तो आप नक्शा बना लीजिए, जिनको नहीं पता है जो मैं बोल रहा हूं सुना लीजिए। ऐसे करिए और ऐसे करिए
ठीक, और यहां लिखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड को लिखिए यूके, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद सिक्किम। सिक्किम, ठीक, और ये हो गया आपका ऊपर हो गया चाइना। चाइना के कब्जे में तिब्बत है, पहले तिब्बत हुआ करता था, चाइना के कब्जे में तिब्बत है, ठीक है ना। अब ये नेपाल जो है ये हमारा पड़ोसी देश है, और नेपाल भारत के बीच में जो रिलेशन है वो हिस्टोरिकल है, प्राचीन काल से है। आपने सुना होगा सीता जी नेपाल की थी। जब अयोध्या में राम भगवान, रामलला का मंदिर बना था उस दिन, तो नेपाल में लोगों ने सेलिब्रेशन किया था कि नेपाल के लोग सीता जी को बोलते हैं हमारे यहाँ से हैं, ठीक, क्लियर। नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल हमारे और चीन के बीच में एक पड़ता है, और यदि नेपाल पे चीन का कब्जा हो गया तो चीन हमारी सीमा लग जाएगी डायरेक्ट, और चीन हमें कब्जा कर सकता है, ये हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी। ऐसा देश जो दो देशों के बीच में मौजूद होता है, इसको पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं बफर स्टेट। क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। नेपाल एक बफर स्टेट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये सब लिखिए जो मैं लिख रहा हूं, बना रहा हूं, ठीक। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। सुंदरकांड का पाठ नहीं चल रहा है कि मैं पढ़ दूंगा पुण्य आपको मिल जाएगा, ठीक। क्लास का आप बोलेंगे पंजी दीजिए, हाँ, तो पंजी वंजी कुछ नहीं मिलेगी, पहले ही कर लीजिए जो सामने है ना। चलिए, ऐसे देश को बोलते हैं क्या? बफर स्टेट। तो नेपाल इज बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक। अब ये जो देश हैं जिनकी सीमा लगती है, क्योंकि नेपाल एक दूसरा देश है, तो इस सीमा को बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री। यदि आप देखोगे इंडिया और नेपाल के बीच में, मैंने कहा था कि हमारे जो कल्चर रिलेशन है, हमारे जो रिलेशन है, संबंध, वो हिस्टोरिकल है। ऐतिहासिक संबंध हमारे प्राचीन काल से ही है, ठीक। बोलचाल, खान पान, रहन सहन नेपाल का हमारा जैसे ही है, ठीक, लगभग हमारा सा है। इनफैक्ट ये जो आप बॉर्डर स्टेट देख रहे हो, यूपी, बिहार, यहाँ के लोगों के साथ नेपाल के लोगों के बीच में शादी संबंध भी होते हैं। यहाँ के लड़कियाँ यहाँ शादी करके आती हैं, यहाँ के लड़कों की यहाँ शादी होती है, यहाँ के लड़कों की इनकी शादी होती है। इस तरह का जो रिलेशन है, इसको बोलते हैं रोटी बेटी रिलेशन। क्या बोलते हैं? रोटी बेटी रिलेशन। रोटी बेटी रिलेशन मतलब ये दिखाता है कि क्लोज रिलेशनशिप, आपस में शादियां होती हैं नेपाल की लड़कियों से इन लोगों की, इनके लड़कों की, नेपाल लड़कों की यहाँ की लड़कियों से, रोटी बेटी रिलेशन। महिला बात यह कि जो नेपाल और भारत में सीमा है, ये आमतौर पर ओपन बॉर्डर है, ओपन, फेंसिंग नहीं है। आप चले आओगे, खेत पार करो, नेपाल पहुंच गए, ऐसा लगा हुआ है, बिल्कुल खड़े होकर देख लो, वो नेपाल सामने, ठीक। नेपाल के लोग आराम से आके सामान खरीदते निकल जाते चले जाते हैं, ओपन बाउंड्री है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि नेपाल के साथ जो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और हमने नेपाल को काफ़ी फ्रीडम दे रखी है, नेपाल ने हमको दे रखी है, इसका मिसयूज करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान इधर पड़ता है और नेपाल के माध्यम से भारत में ड्रग्स और नकली करेंसी भेजता है। इंडिया में जो आतंकवादी होते हैं वो भी यहाँ आतंकवाद करके नेपाल थ्रू पाकिस्तान। तो नेपाल से हमारी दोस्ती अच्छी होना बहुत जरूरी है कि हम इस प्रकार के जो घटनाएं, आतंकवाद आदि है, उसको भारत में रोक सकें। यदि यहाँ पे भी फ्रेंडली गवर्नमेंट है और हमारे से दोस्ती अच्छी है, तो हम उनके साथ रिलेशन बना के इस तरह की गतिविधियों का करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। अब नेपाल में हो क्या रहा है? पिछले कुछ समय से नेपाल के अंदर
सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए सरकार बनी, आप दो पार्टी मिला के सरकार बना ली है, आपकी इनसे लड़ाई हो गई, आप इनको छोड़ दिया, इनसे सरकार बना ली है। ठीक, फिर इनसे लड़ाई हो गई, उनसे जुड़ गया संबंध, सरकार बना ली है। इस तरह की जो स्थिति होती है, सरकारें बनती बिगड़ती हैं, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? नेपाल में इस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने पीक पर है। हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता है। जब किसी देश में सरकारें जल्दी जल्दी बनती बिगड़ती हैं, उसका इंपैक्ट पड़ता है वहां की इकोनॉमी पे, क्योंकि सरकार जब स्टेबल नहीं है तो पॉलिसी मेकिंग स्टेबल नहीं होगी। आज ये निर्णय लिया, कल आप चले गए, इनसे जो दोस्ती कर ली, कल निर्णय ले लिया, ये वापस कर दिया। अब ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर आता नहीं है, क्योंकि सोचता है कि कल को ये इनके चले गए तो नहीं, पॉलिसी रहेगी नहीं रहेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहां होती है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। आदमी को भरोसा होता है कुछ भी हो सरकार है, लेकिन सरकार बनेगी बिगड़ेगी जल्दी थी, तो वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब क्या होता है, जब ऐसी स्थिति होगी तो बेरोजगारी होगी। मतलब कहने मतलब ये हो गया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। ठीक, समझिए रिलेशन है ये। और यदि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, पॉवर्टी ज्यादा होगी। ठीक, और ऐसी स्थिति यदि हमारे पड़ोसी देश में है तो हमारे लिए अच्छा है बेकार है? क्या है, अच्छा बेकार है? बेकार है। यदि आपके पड़ोस के कमरे में मारपीट चल रही हो तो आप शांति दे पाओगे उसमें? नहीं दे पाओगे। दे पाएंगे क्या? ठीक, भले आप कितना भी मारपीट पसंद आदमी हो, लेकिन फिर भी आपको कहेंगे क्या यार सुबह सुबह चिक चिक मजाक की। नहीं, घड़ी घड़ी सुबह सुबह गालियाँ शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। ठीक, और होता है पीटते पीटते दीवार तोड़ के घर ही आ जाए आपके कमरे में। नहीं, एक आप में भी लग गया है बीच चाप में, डॉक्टर पूछे तुमने क्या किया? सब मैंने कुछ नहीं, मैं बचा था। ठीक, तो ऐसी स्थिति खतरनाक है। तो नेपाल में भी यही चल रहा है। कल क्या हुआ नेपाल में? नेपाल में देखिए, नेपाल लार्जेस्ट पार्टीज, नेपाल की दो बड़ी पार्टियों ने मिलकर कल, नेपाल की दो बड़ी पार्टियों ने मिलकर कल एक समझौता किया है। देखिए, नेपाल की दो बड़ी पार्टियों ने मिलकर कल एक समझौता किया है। समझौता किया है और ये दोनों पार्टियां मिलके अभी जो वहां की रूलिंग पार्टी है, कमल दहल पचंड जो वहां के पीएम है, उनकी जगह लेंगी। समझ गए? समझ गए? नेपाल की दो बड़ी पार्टियों ने समझौता किया है। मान लीजिए पीएम अभी ये हैं, इनके पास बहुमत था, लेकिन आप दोनों मिल गए तो आपके पास इंसा सीट आ गई। ठीक, इनका बहुमत कम हो गया, आपका बहुमत बन गया, सरकार आपकी बन गई, अगले पीएम आप बन गए, ये चलेगा पोजिशन में। समझिए, नेपाल में ये हुआ। तो यदि आपसे को पूछे कि जुलाई 2024 में नेपाल के कौन से पीएम को हटाया गया दो अन्य दलों के द्वारा गठबंधन के माध्यम से, तो नाम है कमल दहल पचंड। इस समय कौन है वहां के प्रधानमंत्री? कमल दहल पचंड। इनके खिलाफ दो बड़ी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया है। गठबंधन बनाया है। और इन दोनों पार्टी ने मिलके जो वहां पे अभी वर्तमान पीएम है कमल दहल पचंड, उनके खिलाफ गठबंधन बनाया है। ठीक, क्लियर? एमपीपीएससी में आएगा कि जुलाई 2024 में नेपाल के निम्नलिखित में कौन से पीएम के खिलाफ दो बड़ी पार्टियों ने गठबंधन बना के उनको गद्दी दिलाया। ठीक, तो क्या नाम था उनका? कमल दहल। ठीक,
अब वो दो बड़ी पार्टी कौन सी है? नेपाल की दो बड़ी पार्टी है, लिखिए। एक का नाम है नेपाली कांग्रेस, इसे देखिए ये आईआर में काम आएगा मेंस में। एक का नाम है नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस वहां की पार्टी है, वहां की जब अपने यहाँ बीजेपी कांग्रेस है ना, ऐसे वहां पे नेपाली कांग्रेस। और साथ में दूसरी बड़ी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, सीपीएन यूएमएल। इन दोनों ने गठबंधन बनाया है किसके खिलाफ? कमल दहल पचन के खिलाफ। ठीक, एग्जाम में आएगा जुलाई 2024 में नेपाल के किन दो दलों ने गठबंधन के माध्यम से कमल दहल पचन उठाया? कांग्रेस पार्टी है एनसी और साथ में सीपीएन यूएमएल। ठीक, अब अपन क्यों पढ़ रहे हैं नेपाल? अपन को नेपाल की पीएससी नहीं लेनी, अपन इसे पढ़े नेपाल पीएससी क्यों? नेपाल में भी कुछ होता है तो उसका फर्क हमारे यहाँ पड़ता है। ठीक, तो नेपाल को बहुत ध्यान से देखना है कि वहां के पीएम कौन है, क्या हो रहा है वहां पर, क्या चल रहा है। ऐसी बांग्लादेश, ऐसी पाकिस्तान। ठीक, बताऊं चाहिए आपको पीएम के नाम कौन है, कौन सी पार्टियां हैं? समझ में आ गया? चलिए हटाओ उसको। अब आते हैं अपन इस पे, कजाकिस्तान। नक्शा तो है नहीं आपके पास, कल आइए, कल दिखाऊंगा मैं आपको कहां पड़ता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया की कंट्री है, लिखिए सेंट्रल एशिया पड़ता है, सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान। सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान। ठीक, दिखाऊं क्या? चार्ज नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज हो जाएगा। मुझे क्वेश्चन दिखाने हैं ना लोगों को। नहीं फाइल नहीं चाहिए मुझे, मेरे को क्वेश्चन दिखाने, सब दिखाने पड़ेगा उसके अंदर। चलो अभी रहने दो, अभी होगा दिखा जाएगा, अब क्या करें, कल समझेंगे पूरी कहानी को अच्छे से। अभी है बस 34 मिनट है। अपलोड कर दिए क्या आपने? क्वेश्चन भी कर दिए? कजाकिस्तान एक देश है, वहां पे एक बैठक हो रही है, बैठक का नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। क्या बोलते हैं इसको? एससीओ। ध्यान दो आप, वो बाद में करेंगे, अब ये नहीं, ये भी चला जाएगा।
कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जहन तो ये भी चलाएगा, ये भी चलाएगा, दोनों नाम ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। चला लिया। कजाकिस्तान में बैठक हो रही है एससीओ की, और इस बैठक में ये कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ASTANA, अस्ताना, ASTANA, ASTANA, अस्ताना। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जा रहे हैं। बाकी जो देशों के बाकी जो समूह के देश हैं उनके PM प्रेसिडेंट आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ से। हमारे से आ रहे हैं विदेश मंत्री जयशंकर। ठीक, बात समझ आ गई। एग्जाम में आएगा कि 2024 में SCO की बैठक कहाँ हुई? कहाँ हुई? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान राजधानी क्या है? अस्ताना। ठीक है। ये जो SCO संगठन है ये बना था 2001 में। कब बना था? और ये बना था बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग 2001, चीन की राजधानी बीजिंग में इसकी स्थापना हुई थी। चीन की राजधानी बीजिंग में इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक, इस संगठन में SCO में इंडिया और पाकिस्तान भी मेंबर हैं। SCO के मेंबर इंडिया पाकिस्तान भी हैं, लेकिन बट फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इंडिया पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर नहीं है। फाउंडिंग मेंबर वो होते हैं जो शुरुआत से होते हैं। इंडिया पाकिस्तान को 2017 में मेंबरशिप दी गई। इंडिया पाकिस्तान SCO के मेंबर हैं, बट फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इन्हें मेंबरशिप दी गई 2017 में। लिखा नहीं, मैं लिखवा रहा हूं, मुझे याद इसलिए। इंडिया पाकिस्तान को मेंबरशिप दी गई 2017 में। ठीक, 17 में पाकिस्तान आ रहा है, इंडिया नहीं जा रहा। अब पाकिस्तान ने इस बार जो बैठक जो हो रही है, तो पाकिस्तान ने यह कहा है कि यदि SCO के देश चाहें तो मेरे द्वारा आपस में व्यापार कर सकते हैं, मैं उनको जाने के लिए रास्ता दूंगा। बस भाई, क्यों? क्योंकि SCO के जो मैप आप देखोगे ढंग से, कल दिखाऊंगा मैं आपको। ये इंडिया हो गया, ये हो गया पाकिस्तान, इसके बगल में ये हो गया ईरान, ये इधर इराक, ऐसे करके ऐसे। ठीक, इसके ऊपर अफगानिस्तान, फिर कजाकिस्तान, ऐसे। अब क्या है, इंडिया को यदि यहां जाना है तो पाकिस्तान पीछे पड़ता है, और इनको हमारे व्यापार करना है तो व्यापार अपने पाकिस्तान पीछे पड़ता है। तो पाकिस्तान ने कल एक बंदरगाह ऑफर किया है, यहां पे पड़ता है पाकिस्तान का बंदरगाह, उसको बोलते हैं कासिम बंदरगाह। कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के नाम पे कासिम पोर्ट। पाकिस्तान ने SCO कंट्री को कहा है कि यदि आप चाहो तो मेरे कासिम बंदरगाह को यूज करो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। एग्जाम में आएगा कासिम बंदरगाह किस देश में है। चलिए आइए आपस से देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति महामंत्री हैं शरीफ, उन्होंने ये कहा है कि कासिम पोर्ट, ग्वादर पोर्ट फॉर लैंडलॉक सेंट्रेशन ट्रेड रूट्स
ये उन्होंने ऑफर किया है। अधिकांश सेंट्रल एशियाई देश हैं समुद्र को नहीं छूते, जमीन के बीचों बीच हैं, ठीक। तो उनको कहा है कि यदि आप चाहो तो मेरे बंदरगाह के माध्यम से व्यापार कर लीजिए। जैसे नेपाल जमीन के बीचों बीच है, जब नेपाल लैंडलॉक कंट्री, नेपाल समुद्र नहीं छूता, ठीक। नेपाल को यदि ट्रेड समुद्र का व्यापार करना होता है तो हमारे पोर्ट से करता है। विशाखापट्टनम पोर्ट अपने नेपाल को दे रखा है कि आप चाहो तो यहाँ से व्यापार कर लो। ऐसे ही पाकिस्तान ने इन देशों को अपने 2 पोर्ट ऑफर किए हैं, एक ग्वादर और दूसरा कासिम। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए सबसे पहले पर देखते हैं क्वेश्चन। अरे यार, पहला क्वेश्चन, पोर्ट कासिम कहां पर स्थित है? ये मैंने आपसे पूछा है। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब। क्या आंसर है? मोबाइल निकालो, आंसर दो। दे दिया क्या? ठीक है, तो ये हो गया पाकिस्तान। अब देखो अधिकांश लगाया क्या है? सऊदी अरब और ईरान, ठीक। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछा है कि भारत और पाकिस्तान को एससीओ की मेंबरशिप कब दी गई? 16, 17, 18, 19, 17। तो अधिकांश ने क्या लगाया है? 16, ठीक। आगे आइए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? संघ 44% होना है। समझो आप? सामने देखो आप, ठीक। तीनों क्वेश्चन में आप देख रहे होगे, पता ही नहीं लोग को से कुछ लग याद है, ठीक। समझ में आ गया? तो अब आपको घर जाके ये टेलीग्राम चैनल खोलना है और इस पे ये क्वेश्चन का आंसर देने हैं, ठीक। मैं चेक कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे व्यू रिजल्ट में ऑप्शन है, आपके नाम आ जाते नीचे किसने क्या आंसर दिया, ठीक। इससे समझ में आएगा कि आप कितना याद कर पाए, है ना। और मैं पर डे के द हिंदू से बनाता हूँ। ये सुबह मैं उठता हूँ 5 बजे, पहले अखबार पढ़ता हूँ, फिर 7, 7:30 बजे पे क्वेश्चन आता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, फिर क्लास आता हूँ, फिर उसके बाद ये आप समझाता हूँ, ठीक। बट पर्पस मेरा ये है कि इससे आपको अखबार पढ़ने का आइडिया लगेगा अखबार से क्वेश्चन बनता कैसे है। यदि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक पाकिस्तान में हो रही है तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? पहला, स्थापना कहाँ हुई? भारत पाकिस्तान मेंबर कब बने? और इस बार की बैठक में नया क्या? कासिम पोर्ट, ठीक। तो कासिम पोर्ट तो पूछ लिया, लेकिन यदि आप न्यूज़ में पढ़ोगे तो उसमें पाकिस्तान ने 2 पोर्ट ऑफर किए। एक और कौन सा पोर्ट है? ये आईएएस के एग्जाम में 2 से 3 में पूछा हुआ, ग्वादर पोर्ट 2 से 3 में आ गया है, ठीक। ये पोर्ट पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है। ये पोर्ट पाकिस्तान ने चाइना को देखा, ग्वादर पोर्ट, ये भी पाकिस्तान पोर्ट है, ठीक। अब नीचे आओ, क्या लिखा है यहां पे? इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ बिकेम मेंबर ऑफ द एससीओ इन 20। सही क्वेश्चन पूछा मैंने, सामने लिखा है, ठीक। 2 क्वेश्चन सही मिल गए। 17 में भारत और पाकिस्तान मेंबर बने, ठीक, और एक बना ग्वादर पोर्ट और कासिम। अब कल परसों पूछूंगा ग्वादर पोर्ट कहां पड़ता है। चलिए थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूं ग्वादर पोर्ट बारे में। ये इंडिया हो गया, ये सिक्किम, ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये जो प्रांत है, जैसे अपना पड़ता नहीं है गुजरात, ये राजस्थान पड़ता है अपना, पाकिस्तान के इस प्रांत को बोलते हैं बलूचिस्तान। क्या बोलते हैं? अधिकांश वेब सीरीज यहीं के लिए आती हैं, बलूचिस्तान। जितनी भी आप वेब सीरीज देखते हो उसमें बलूचिस्तान दिखाते हैं, ठीक। और यहां पड़ता है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, ये सिंध प्रांत है, प्रांत जैसे एमपी, यूपी, बिहार है अपने यहाँ, ऐसे इनका सिंध प्रोविंस और ये बलूचिस्तान प्रोविंस यहां पड़ता है। इसके बाद यहां शुरू होता है ईरान। ईरान अलग देश है, ये पूरा पाकिस्तान, क्लियर। यहां पड़ता है ग्वादर पोर्ट,
क्या पड़ता है? ग्वादर पोर्ट, ये किसका है? पाकिस्तान का, बट इन बलूचिस्तान प्रोविंस। और यहां पड़ता है कासिम। कासिम, तो ये एग्जाम में है कि कासिम पोर्ट पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान किस प्रांत में है? तो बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, बन जाएगा? नहीं बना फोटो खींच लो इसका, फोटो खींच लो, मोबाइल में गया बनाना आराम से बैठ के। नहीं बने फोटो खींच लीजिए, और फिल्टर ला के लेना ना, मेरा भी सही आना चाहिए, नहीं तो कल टफ क्वेश्चन डाल दूंगा सुबह मॉर्निंग में। अब डाल देना स्टेटस आज ये, आधे लोग फोन करना बंद कर देंगे आपको, क्या फालतू फालतू चीज डालता है। नहीं, कल तक शाही डाला था, आज पता नहीं क्या होगा, ग्वादर पोर्ट कासिम पोर्ट डाला है। ठीक है ना? बोला भाई सीक्रेट मिशन पे हूं मैं, अब तो ये पता नहीं है, सीरियस हो गया हूं लाइफ को लेके। गॉट इट? आगे बढ़े? ठीक, समझ में आ गया पूरे, है ना? हमने 1 जुलाई को क्लास शुरू की थी और मैंने कहा था 1 जुलाई को भारत में 3 नए क्रिमिनल लॉ आए हैं। क्या नाम है उनके? भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 3 आए ना? ठीक है, तो ये 3 जो आए हैं ये अंग्रेजों के जमाने जो क्रिमिनल लॉ थे उनकी जगह लाए गए हैं, और मैंने उसको उस पर लिखवा भी थी आपको उस दिन फर्स्ट डे। अभी क्या हुआ है, कल एक इंटरव्यू लिया गया, उस इंटरव्यू में एक्सपर्ट ने यह कहा कम इसलिए लेके आए हैं नए लॉ क्योंकि पुराने लॉ के कारण देश में बहुत बड़ी संख्या में केस पेंडिंग है, और इस समय देश में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इसमें नीचे कोर्ट, उसका हाई कोर्ट, उसका सुप्रीम कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3.4 करोड़ केस पेंडिंग है। इतने केस पेंडिंग डले हुए हैं, 3.4 करोड़। अच्छी बात है कि कोर्ट में केस पेंडिंग अच्छी बात है क्या? यदि कोर्ट में केस पेंडिंग है तो अपराधी को क्या सीख मिलती है? अपराध करो, फैसला जब आया देखा जाएगा। ठीक होता है कि मर जाए तो फैसला है, मरने तो आत्मा को लेके आएंगे नहीं, चल 8 साल जिए तेरे को, है ना? तो अपराधी वो अपराध करेगा, लेकिन यदि केस पेंडिंग से कम है तो अपराधी डर लगेगा कि बारी इसी जन्म में आ जाएगी। ठीक, तो यही मैंने क्वेश्चन, ये जो फिगर दिया गया है ये मंगलवार तक का दिया गया है, इस मंगलवार तक। यही मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि भारत में कितने करोड़ केस पेंडिंग है, तो 3.4 करोड़ केस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, पूरे देश में जिला लेवल पे। ठीक, 1.4, 2.4, 3.4, 4.4। ठीक है, हम इस साल आईएएस के एग्जाम में फाइटर एयरक्राफ्ट से क्वेश्चन आया था, अभी जो एग्जाम हुआ है 2 हफ्ते पहले, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन हैं। पढ़ाऊंगा मैं आपको साइंस टेक में 5वीं पीढ़ी क्या होती है क्या नहीं है, बट हमारे यहाँ फाइटर प्लेन 5वीं पीढ़ी का भी नहीं है, हम बना रहे हैं खुद, पहले बना रहे हैं देश के अंदर। और ये हमने लक्ष्य रखा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट लड़ाकू एयरक्राफ्ट हम बना लेंगे 28-29 तक। बट चाइना ने बना लिया है, चाइना का प्लेन है G-20 FCFA 5th जनरेशन फाइटर हेलीकॉप्टर, और चाइना ने इसको तिब्बत में भारत के बॉर्डर पर लगा दिया है ताकि यदि युद्ध हो तो चाइना इस्तेमाल कर पाए इसका। क्या नाम है इसका? J-20 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक, चाइना हमने बना नहीं पाया, हम बना लेंगे 2019 तक बना लेंगे।
तब तक आप लोग सेक्शन में आ जाओगे, जॉब में आ जाओगे, ठीक है ना। कई लोगों की शादी भी हो जाएगी तब तक, सिलेक्शन के बाद। कई लोग ट्रेनिंग में भी होंगे। 2028-29 तक हम बनाएंगे। इंडिया ने कहा हम बनाएंगे। चाइना ने बना लिया है J-20 FCFA, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, J-20 FCFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट किस देश का है? ठीक, अधिकांश लोग लाया रशिया, तब क्या है किसका? चाइना का, ठीक। अब देखो बच्चे ऐसे फेल होते हैं क्योंकि वो अखबार ढंग से पढ़ते नहीं है। इसमें मैक्सिमम वो अच्छा आंसर दे रहे हैं जिनने पढ़ा भी नहीं है, तुक्के लगा दे बैठ के। उनको लगा KBC चल रहा है, KBC पता चल रहा है ये आंसर में अपनी थू हो रही है। नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? बस ठीक है। तो अब अपन आज ही छोड़ेंगे इसको, इसके आगे कल, क्योंकि मेरी बैटरी सिस्टम खत्म हो रही है बिल्कुल, 2 या 5% बची हुई है, ठीक। तो इसको मैं चेक करा के फिर कल अपन शुरू करें। कल आपको NCERT करनी है क्लास 6 की ज्योग्राफी की और क्लास 6 की पॉलिटी।